वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। वाहेगुरु जी का खालसा, तो वाहेगुरु जी के गुरु जी की फतेह, फतेह। नाम जोहार। आज के हमारे इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल के कार्यक्रम में जुड़े हमारे खास मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर कृपाल सिंह जी अमेरिका से जुड़े हुए हैं। शिखा मंडी जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो वेस्ट बंगाल से जुड़ी हुई हैं। जयंती खोटे जी रायपुर से, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। रोशनी जी दिल्ली की राजधानी से जुड़ी हुई हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्यामा कुर्रे जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो खास सब्जेक्ट है या मुख्य विषय है, वो हमारा महिला सशक्तिकरण को लेकर है। महिला आत्मनिर्भर कैसे बने और सेल्फ डिपेंड कैसे बने, ये हमारा आज का विषय है। और इस पर हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे महिलाएं जुड़ी हुए हैं और इस कार्यक्रम में वो अपने विचार साझा करेंगे। तो मैं सबसे पहले रोशनी जी के पास राजधानी से शुरू करूंगा आज के इस कार्यक्रम को। रोशनी जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपकी भी बेटियां हैं और बेटियों के बारे में हमेशा आप सामाजिक लड़ाई लड़ते रहती हैं। तो इस संदर्भ में पहला सवाल मैं आपके पास लेके जाना चाहूंगा कि भारत में महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, जो 90% हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं और कुछ परसेंट हैं जो संप्रांत हैं, वो तो संपन्न लोग हैं। और बाबा साहब ने इस दिशा पे बहुत प्रयास भी किए। उन्होंने जब संविधान बनाया तो महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। तो इस बाबत हम आपके पास आपके विचार जानना चाहेंगे कि भारत के महिलाओं को आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्या कुछ करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। रोशनी जी। जी, जय भीम सर, नमो बुद्धाय। मैं अपने विचार रखूंगी सर। अगर एक माँ शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, चाहे उसमें बेटे हों, बेटियां हों, बहुएं हों। मगर आजकल की बहुएं तो पढ़ लिख गई हैं, हमारी बेटियां भी पढ़ लिख गई हैं और अच्छी जॉब कर रहे हैं लड़कियां। मगर कुछ ऐसी पिछड़ी जगह हैं, जैसे कि कुछ हरियाणा का क्षेत्र है। जगदीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी स्टूडियो से आवाज आ रही है आपकी जी। जैसे एक क्षेत्र है हरियाणा का, वहां पर अभी भी बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता और उनको आजादी का मतलब ही नहीं पता है कि क्या आजादी होती है। वो खुल के जी नहीं सकती हैं। वो आज भी दबी हुई, कुचली हुई लड़कियां हैं। 21वीं सदी में भी उन बेटियों का कोई भविष्य नहीं है। जो पिछड़े माँ बाप हैं, वो आज भी अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते। और सबसे बड़ा एक बेटी के लिए महत्व यही है कि वो पढ़ लिख जाए तो पूरा परिवार सुखी हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक बेटी डांस कंपटीशन में आई थी हरियाणा से। उनके पिताजी ने उनसे बात तक करना बंद कर दिया था कि हमारे यहाँ बेटियों को घर से निकाला ही नहीं जाता कि वो कुछ अच्छा कर सके। जी। तो अभी भी बहुत जगह ऐसा है कि बेटियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता। मगर जो एक माँ अटल विश्वास लेके चलती है, वो अपनी बेटियों को कामयाब करती ही करती है। मेरा तो ये कहना है कि अगर एक माँ के अंदर विश्वास है, शक्तिकरण है, तो अपनी बेटी को जरूर पढ़ाएगी, जरूर बढ़ाएगी आगे और उसको उसके पैरों पे खड़ा करेगी, ताकि उसको किसी की गुलामी ना करनी पड़े। जी जगदीश जी। बहुत शुक्रिया रोशनी जी। आप दिल्ली में रहती हैं और महिलाओं के ऊपर और समाज के ऊपर में बहुत आप हमेशा वर्किंग करती हैं, उनको मोटिवेशन करने के लिए लगातार कार्य करती हैं। मैं ब्रिजेन सिंह जी के पास लौटना चाहूंगा। ब्रिजेन सिंह जी, वॉइस ऑफ मानवता चैनल में बहुत स्वागत है आपका। और आप एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, IPS अधिकारी रहे हैं और आपकी बेटियां भी देश विदेश में हैं और आपने बच्चों को, बेटियों को बहुत अच्छा शिक्षा दिया। तो मैं आज बेटियों की चर्चा को लेकर आपके पास जाना चाहूंगा, क्योंकि इस दिशा में महिला सशक्तिकरण को लेकर, आत्मनिर्भरता को लेकर जिस ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर ने बेटियों को बहुत सारे अधिकार दिए, कानूनी अधिकार दिए और शिक्षा का अधिकार सावित्री फुले और साहू जी महाराज ने भी पहला शुरू किया।
तो इस बाबत हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं ब्रिजेन सिंह साहब। जी धन्यवाद जगदीश जी, आपके चैनल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आप इतना अच्छा, खास तौर से जो हमारी महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, उसके बारे में, उसके उत्थान के बारे में आपका चैनल चिंतित है। ये बड़ी सही बात चीज है। मैं इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मेरे पिता ने भी कभी बेटी बेटे में फर्क नहीं किया, और वही मुझे संस्कार मिले, तो मैंने भी कोई लड़के बेटे में बेटी की पढ़ाई लिखाई में कोई भी किसी तरह का अंतर नहीं किया। बल्कि मैं ये मान के चलता हूँ, जो कि बाबा साहब ने कहा है, कि किसी भी समाज के प्रगति का मापदंड, प्रगति का पैमाना उसकी लड़कियों की शिक्षा होती है, महिलाओं की शिक्षा होती है। मगर हमारा जो दिमागी गुलामी का जो सबसे बड़ी समस्या है समाज की, वो जो जिसे आप वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, जातिवादी धर्म कहते हैं, उसमें स्त्री और शूद्रों को एक साथ रखा गया है। और इससे वो जो है स्त्रियों की गुलामी को शूद्रों की गुलामी यानी किसान मजदूरों की गुलामी से सीधा जोड़ दिया गया है। वो जुड़ा भी हुआ है। जब तक किसान मजदूर गुलामी से मुक्त नहीं होता, अशिक्षा गरीबी से मुक्त नहीं होता, स्त्रियों की भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। रोशनी मैडम ने बहुत अच्छा ये बात कही है कि आर्थिक मुक्ति जब तक नहीं होती, वो एक दिमागी गुलामी का कारण आर्थिक मुक्ति भी है, लेकिन सिर्फ आर्थिक मुक्ति नहीं, वो सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारा समाज जब तक इस जातिवादी मानसिकता का शिकार है, वो जैसे ये कहा है ना, जिस समाज व्यवस्था में कहते हैं ब्राह्मण और गाय और ब्राह्मण, वैसे ही कहा है स्त्री और शूद्र। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब भी कुछ बोलते हैं तो स्त्री शूद्र को एक साथ ही रखते हैं, अलग अलग नहीं रखते। उनसे भी थोड़ा सा हमको सबक ले लेना चाहिए कि अगर इस व्यवस्था से मुक्ति पानी है तो इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। हमको एक चीज और भी ये समझ लेनी पड़ेगी कि हमारा जो किसान वर्ग है, जिसे ओबीसी कहते हैं संविधान की भाषा में, वो जिसे शास्त्रों की भाषा में शूद्र कहते हैं, वो करीब 3700 जातियों में बटा हुआ है। और सब जानते हैं कि रोटी बेटी के संबंध नहीं होते और एक दूसरे के खिलाफ बड़ी आसानी से लड़ाया जा सकता है उनको। यही हाल हमारे तथाकथित अति शूद्र या अछूत समाज का है, मजदूर क्लास का है। वो मजदूर क्लास भी सछूत और अछूत में बटा हुआ है, वो भी टचेबल और अनटचेबल में बटा हुआ है। तो हमारा जो बांट के रखा गया है, एक षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा भयानक षड्यंत्र है, और हमारी महिलाओं से सीधा जुड़ा हुआ है ये षड्यंत्र। अगर दिमागी गुलामी, अगर महिलाओं की गुलामी को खत्म करना है तो उनको वर्ण व्यवस्था से, कास्ट सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। इसीलिए बाबा साहब ने जो सर्वोच्च अपना मिशन बनाया, एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये व्यवस्था का यह दोष है, इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। व्यक्तिगत स्तर से हम लोग प्रयास करते रहते हैं, सफल भी होते हैं, लेकिन व्यवस्था व्यक्ति से भारी होती है और मनुष्य की मानसिकता को तय करती है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है कि अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम भी लानी चाहिए, मगर इसके साथ साथ जो मानसिक गुलामी, जो जिसे कि मैं उसे वर्णाश्रम धर्म नहीं कहता, वो दिमागी गुलामी का षड्यंत्र कहता हूँ, उससे भी मुक्त करना पड़ेगा। और महिलाओं के साथ में दिक्कत ये भी होती है कि सब जिम्मेदारियां उनकी होती हैं घर में। बेचारी को, चाहे वो हस्बैंड शराब पीता हो, चाहे वो काम नहीं मिल रहा हो, चाहे वो उत्पीड़न करता हो, सब उनको फेस करना पड़ता है। तो वो भावुक भी होती हैं, कुछ माता वाली भावना होती है। वो ज्यादातर ये संतोषी माता की कथा और सत्यनारायण की कथा के में सबसे वो लोग इन्हीं को फंसाते हैं सबसे ज्यादा। आदमी एक बार को निकल भी जाता है क्योंकि वो थोड़ा बहुत इधर उधर की हवा भी लगती है। तो ये एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, इतना सिंपल काम नहीं है सब। बहुत धन्यवाद आपको। जी बहुत शुक्रिया ब्रिजेन सिंह साहब। मैं वेस्ट बंगाल की ओर लौटना चाहूंगा, आप लोगों को लेके जाऊंगा। आज हमारे साथ पहली बार जुड़ी हुई शिखा मंडी जी, जो एक ट्राइबल कम्युनिटी से हमारे साथ जुड़ी हुई संथाली महिला है। शिखा जी, क्योंकि आपका नेटवर्क भी खराब है और आपका हम दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ लाइट गुल है, तो हमारे जो खास मेहमानों ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, दिल्ली से रोशनी जी और ब्रिजेन सिंह साहब, मेरे ख्याल से उनको आप सुन रहे होंगे अच्छे से। तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें। महिलाओं को नारी सशक्तिकरण की दिशा में आप काम भी कर रही हैं, तो आप वेस्ट बंगाल में वहाँ महिलाओं की, वहाँ बेटियों की क्या स्थिति है, वहाँ एजुकेशन का क्या हालात है, आप वहाँ से बताएं हमारे दर्शकों को। शिखा मंडी।
जी जी, सभी को जो है दोबारा हम सबके बात सुने और हमको बहुत अच्छा लगा कि ये बात बताए कि माँ ही पहली वो टीचर है हम लोगों को जो सभी कुछ सिखाते हैं। हमारे पहली शुरुआत शिक्षा की घर से ही होती है, सच्ची में घर से ही होती है। ऐसे भी सभी जगह के पता नहीं, लेकिन हमारे वेस्ट बंगाल में हम यहाँ जितने लोगों को देखे हैं, जितने लोगों के साथ जुड़े हैं, जितने जगह के साथ जुड़े हैं, सभी जगह पे देखे हैं कि लड़का से ज्यादा लड़की लोग पढ़ाई में आगे हैं। स्कूल के लिए भी, मतलब स्कूल के स्टूडेंट जितने भी हैं, सभी लड़का जहाँ पे 60% है, वहाँ लड़की 90% स्कूल जाती है। तो हमारे यहाँ लड़की लोगों के लिए पढ़ाई की कोई विधि निषेध नहीं है, कोई ना नहीं बोलते हैं। सभी माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा लोग पढ़े और लड़की लोग भी पढ़े, लेकिन कोई कहीं कहीं जगह पे ऐसा देखा जाता है अभी भी कि सबको यही लगता है कि लड़की तो वही पढ़ाई लिखाई करके भी करेगी क्या, जाएगी तो दूसरे ही घर में, उसको लास्ट तक क्या करनी है, बस घर संभालनी है, तो फिर पढ़ाई लिखाई का क्या जरूरत है। तो इस सोच की वजह से कहीं कहीं जगह पे ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं, ऐसे बच्चे लोग पीछे रह जाते हैं जहाँ पे वो लोग आगे जाने की कोशिश करते हुए भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं होता है। और इसके वजह से बहुत सारा ऐसे केसेस भी हम देखे हैं, जिसके बारे में बहुत बार बात भी कर चुके हैं बहुत लोगों से, कि ये चाइल्ड मैरिज जो होती है, जो अभी भी यहाँ पे चलती है, सिर्फ यहाँ पे नहीं, बहुत सारी जगह पे, जैसे कि हम झारखंड में भी देखे हैं, हमारे वेस्ट बंगाल में भी देखे हैं और बाकी स्टेट में भी देखे हैं। ट्राइबल लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करती है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जगह में ऐसे बहुत सारे रूरल एरिया है जहाँ पे अभी तक शिक्षा की वो मात्रा अभी तक पहुंची नहीं जो होना चाहिए। तो हमको नहीं लगता है कि ये चीज सिर्फ उन लोगों की गलती है। हम बोलेंगे ये शिक्षा, वहाँ शिक्षा के आधार अभी तक वहाँ पे ठीक से नहीं पहुंची है, शायद इसी के वजह से वो लोग ऐसे कारनामा अभी तक कर रही है, जहाँ पे सबको पता है कि अभी के जमाने में, अभी 2021 में खड़े होकर हम लोग को सबको पता है कि पढ़ाई लिखाई की जरूरत कितनी है। तो उस जगह में आके भी अगर कोई फैमिली अगर उसके बच्चे को बढ़ने नहीं देता है, तो हम इसका एक ही चीज समझते हैं कि उसके घर वालों वो शिक्षा के आधार पे नहीं है और आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी इस साल में, मतलब इस 2021 में खड़े होके ऐसे बोल सकते हैं जोड़ करके कि बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे विचारधारा को बदलने में सक्षम हुई है, हो सकता है परिस्थिति उन लोगों को बदल रहा है, या फिर हो सकता है कि बच्चे लोग अपना जीत को लेके आगे बढ़ रहा है। हम बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जहाँ पे लड़की लोगों को पढ़ाई बंद किया जाता है, लेकिन फिर भी बच्चा लोग अपने जीत से आगे जाता है और पढ़ता भी है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे लोग में, हमारे लड़की लोग में इतना ज्यादा पावर है कि वो अपने को खुद से खड़ा कर पाए, खुद को एक जगह, खुद से अपना एक जगह बना पाए, अपना एक परिचय बना पाए। उसके अंदर इतना पावर है एक लड़की के अंदर। तो उसी के हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे कि अभी का जो आर्थिक स्थिति है, रिमोट एरिया में भी बोले या फिर कोई शहर में भी बोले, तो लड़की लोग भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने सारे गांव में लड़की लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग एक दिन एक ऐसे जगह अपना बना सकते हैं, उसको एक क्या बोलेंगे, वो दिशा मिलेगी जहाँ पे सभी लोग यही चाहेंगे कि आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हाल पकड़ सके। जैसे कि अभी आप सुने होंगे कि झारखंड में बहुत कुछ साल पहले से ये काम चल रहा है कि जो हम लोग का बैड हैबिट जो है, नशे की चीज जो है, वो सब बेचना बंद करके अभी कोई दूसरे कामों में हाथ बटा रहे हैं लोग, और उसी में से वो अपना आर्थिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे उपाय या फिर बहुत सारे एनजीओ वगैरह जो है, बहुत सारे लोग जो दिशा दिखाएंगे, अगर मतलब हम लोग अगर दिशा दिखाएंगे किसी और को, दूसरों को, कि ये ऐसे करने से हम लोग को आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, तो ऐसे कामों में हम लोग अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे
तो हमको नहीं लगता कि आज से 2 साल या फिर 3 साल पहले बाद में स्थिति ऐसे ही रहेगी। हमको लगता है कि अगर हम लोग अगर चाहते हैं, हम लोग अगर कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत, सब लोग शायद टाइम नहीं निकाल सकते हैं, उतना टाइम नहीं दे सकते हैं लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम अगर हम लोग सभी लोग निकालेंगे उन सबको लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो लोग के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई दिशा नहीं है, वो लोग हम दिशा दिखा सकते हैं। तो आज से 2 या 3 साल बाद में हम लोग देखेंगे कि आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग हुई है रिमोट एरिया में भी, और वो स्ट्रांग करने के लिए लड़की लोग ही अपना हाथ पहले उठाएगी। जी बहुत शुक्रिया शिखा मंडी जी, हमारे साथ बहुत सारे और भी गेस्ट हैं, सभी की प्रतिक्रिया लेनी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपने राज्य से आपने वहाँ के हालात के बारे में हमें अवगत कराया। मैं श्यामा कुर्रे जी के पास लौटना चाहूंगा। श्यामा कुर्रे जी एक ग्रामीण परिवेश से पढ़ लिख करके आज अपने बच्चों को भी काफी एजुकेटेड कर पाई है, और इस दिशा में हम उनके प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। श्यामा कुर्रे जी, डॉक्टर श्यामा कुर्रे जी, अपने विचार रखें। धन्यवाद सर। मैं अपने गांव में जो पढ़े लिखे थे उनके साथ भी खेली हूँ, और जो नहीं पढ़े लिखे थे उनके साथ भी खेली हूँ, और सब हम लोग एक साथ समन्वय बनाकर चलते थे। उनका विचार हमारा विचार एक मिलता था, लेकिन जो महत्व हमें मिलता था वो उनको कम मिलता था, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले थे। जब भी नाम आता था तो उनके घर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, मतलब उनका अलग थोड़ा सा विकास अलग है, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनका अलग है, ऐसे करके। लेकिन हम लोग किसी को कुछ नहीं मानते, सब बराबर मानते थे, एक साथ हंसते खेलते थे, बढ़िया बड़े हुए। और अब उनका स्थान थोड़ा अलग हो गया है, क्योंकि वो अशिक्षित थे और हमारा थोड़ा अलग हो गया है। तो वही है, शिक्षा और अशिक्षा। नारी तो हर जगह में विद्यमान है, वो हर काम कर सकती है, किसी भी काम के लिए वो पीछे नहीं हटना चाहती, चाहे अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, अपना घर वो स्वयं चला सकती है, अच्छा चलाती। लेकिन एक शिक्षित महिला का घर परिवार चलना, वो संस्कार थोड़ा उसका अलग हो जाता है। मैं महिला के ऊपर थोड़ा सा एक कविता लिखी हूँ, छोटा सा, बहुत पहले का लिखी थी, ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि महिला तो हर जगह सर्वत्र है, और जो भी कार्य करती है वो इसमें है। मेरी कविता सुन रही हो? सर ये कविता, दया करुणा स्नेह भरकर जगत का उद्धार करती, दया करुणा स्नेह भरकर जगत का उद्धार करती, नीरस संसार में भी प्रेम का संचार करती, मखमली सी काया के संग जीवन को उपहार करती, पर्वत चट्टान से भी जल की बौछार करती, प्रकृति की कण कण में बैठी मुस्काती हुई, निर्मल जल धारा को अमृत बनाती हुई, दर्द छिपा कर भी जीना सिखलाती हुई, सुनहरी सी धूप में बैठी लजाती हुई, आंखों के आंसू को जग से छिपाती है, आंखों के आंसू को जग से छिपाती है, आभास न होने दे हंस के दिखाती है, आभास न होने दे हंस के दिखाती है, भूख में भी हंसती हुई सबको खिलाती है, स्नेह भरा चादर वो रात में ओढ़ाती है, स्नेह भरा चादर वो रात में ओढ़ाती है, शिक्षा संस्कार के संग खुशियां फैलाती है, अंधेरा सा जीवन में ज्योति जलाती है, अंधेरा सा जीवन में ज्योति जलाती है, असंख्य रूप लेकर जिंदगी बिताती है, करुणा की सागर ही नारी कहलाती है, करुणा के सागर ही नारी कहलाती है। वेरी नाइस जी, बहुत शुक्रिया श्यामा कुर्रे जी, आपने कविता के माध्यम से हमारे दर्शकों को इतना अच्छा आपने मोटिवेशन जानकारी दिया है। हमारे साथ आंटी जी जुड़ी हुई है, ब्रिजेंद्र सिंह जी के मेरे ख्याल से पत्नी है। बहुत स्वागत है साहिब बंदगी सतनाम। आपसे भी हम प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि आप आज महिलाओं का जो विषय है प्रतिक्रिया दें जी। वो बोलना नहीं आता मुझे। हाँ मैडम हमारी कह रही है कि मैं बोल नहीं सकती। आज पहल करो, कम से कम दर्शन दे दिए आज पहल करो।
नहीं बोल रही है, आज पहल करें। अगली बार से हम जुड़वाएंगे इनको आपके साथ। नहीं बोल रही है सर, उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ये देखिए वो फिर उठ करके भी चली जाएगी अगर जाने दीजिए। बस यही आप लोग तो रिवोल्ट करा दोगे आप। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से। कितनी आजाद है। आपकी लड़की है यहाँ? हाँ बेटी है मेरी, लेकिन अभी वो बाहर है कहीं, इस वक्त नहीं है। जब वो आवे उसको बुलाना। हाँ जी जी, श्योर सर जी। हमारे साथ भाटिया साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है भाटिया साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, मैं पिछले 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ, आपके रूम में मुझे इजाजत नहीं देते आप अंदर आने की। मेघराज जी का कनेक्शन है, वो मेघराज जी गड़बड़ करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। उनको कॉल करते हैं वो फोन नहीं उठाते, उनको मैसेज भेजते हैं चुप देखते नहीं है, क्या करूं। चलो मैं अब अगली प्रतिक्रिया के लिए जयंती खूंटे जी के पास जाना चाहूंगा। जयंती खूंटे जी, अभी आपने बहुत सारे गेस्टों की विचारधारा को सुन रहे थे। श्यामा कुर्रे जी ने भी कहा, रोशनी जी ने भी बात रखी, और वेस्ट बंगाल से हमारे जो सिस्टर हैं शिखा मंडी जी, उनकी भी बातों को आपने सुना है। तो आप एक यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन की बेटी हैं और पढ़ी लिखी हैं, और अपने बेटियों को भी आप अच्छे मार्गदर्शन, अच्छे दिशा दे रहे हैं। तो इस संबंध में हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज के हालात में बेटियां कैसे आत्मनिर्भर बन सकती हैं, चाहे वो नौकरी की दिशा में हो, चाहे व्यवसाय की दिशा में हो, चाहे कोई भी, एवरीथिंग। तो बाबा साहब ने जो एजुकेशन को लेकर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है, और जसप्रीत भाटिया साहब भी बार बार कहते हैं कि शिक्षा ही वो धन है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम आपकी दहाड़ सुनना चाहते हैं आज इस संदर्भ में। कान बंद कर ले, कान बंद कर ले भाई। इतना जोर से सबको सतनाम और सबको मेरा प्रणाम। और सर, आज का जो सब्जेक्ट है महिला सशक्तिकरण, और तो सर इसकी तो एक जीती जागती एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। और आज के इस मंच में मैं अपनी माँ को याद ना करूँ तो मेरे लिए मतलब बहुत गलत होगा, क्योंकि मेरी पहली गुरु मेरी माँ ही थी, और आज वो मेरे साथ नहीं है। इस बात का मुझे बहुत दुख है। तो सर इस सब्जेक्ट पे कुछ बोलने से पहले मैं शॉर्ट में अपनी जर्नी सुनाना चाहूंगी आप सब लोगों को। ज्यादा मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, तो अगर कुछ बोलने में मेरे से गलती हो तो उसके लिए प्लीज आप लोग मुझे माफ करें। ज्यादा लंबे, हाँ, मैं अगर ज्यादा डिटेल में बताऊंगी तो काफी टाइम लग जाएगा। मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि मेरी जर्नी, मैं जैसे मैं जब 8th क्लास में थी, तो मैं जिस फैमिली से हूँ, जहाँ से मेरा बर्थ है, तो उस फैमिली में लड़कियों को बहुत ज्यादा मान सम्मान नहीं दिया जाता था। उस फैमिली में लड़की लड़के भी भेदभाव था। तो हम मतलब रियल 3 सिस्टर्स हैं, और 3 सिस्टर्स के बाद में मतलब मेरे जो फादर हैं, उनको लड़के की लालसा थी, उनको बेटा चाहिए था, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरी शादी की। और हमारी मतलब तब से हमारी जो लाइफ है बहुत क्रिटिकल होती चली गई। ना तो हमको एजुकेशन के लिए सपोर्ट मिला, और ना ही किसी भी चीज के लिए। तो जैसे तैसे हमारी लाइफ चल रही थी। मेरी माँ शिक्षित नहीं थी, लेकिन हाँ, वो शिक्षित नहीं थी, बट आज के डेट में एजुकेटेड जो महिलाएं हैं उनको भी बीट कर सकती थी। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी मेरी मदर, और उन्हीं का थोड़ा सा गुण मुझ में आया है। और उन्होंने फैमिली से बगावत करके जो है हमें एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया। फैमिली वालों ने तो क्लास 8 के बाद मेरी पढ़ाई बंद करा दी थी, मेरे फैमिली वालों ने, लेकिन सिर्फ मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया। तब जाके मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल करके अपनी 12th तक का, एक्चुअली 11th तक का
एजुकेशन मॉम के सपोर्ट से किया, और उस पर भी मतलब मेरे जो फैमिली वाले थे उन्होंने मुझे बहुत ही कम एज में 17 की एज में उन्होंने मेरी शादी करा दी। और सर मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। शादी के बाद भी मतलब फैमिली अच्छी मिली मुझे, और मतलब एजुकेटेड लोग थे वहाँ पर, और काफी अच्छी फैमिली थी। मतलब हमारे समाज में अच्छा मान सम्मान था उन लोगों का। बट सर एजुकेशन के मामले में वो लोग एजुकेशन को मतलब नारी के एजुकेशन को, लेडीज के एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते थे। और इस तरह से मेरी पढ़ाई जो है ऑलमोस्ट बंद हो गई थी 4 से 5 साल तक। 11th के बाद में एक्चुअली 11th के बाद में जब मेरे घर पे रिश्ता आया तो मैंने मतलब सिर्फ एक ही बात कही थी कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। तो उन लोगों का ये था कि हाँ बेटी, आप मतलब बेटी आपके घर की हो या हमारे घर पे रहे, बेटी हमारी भी है और वो जितना पढ़ना चाहेगी हम पढ़ाएंगे, ऐसा बोल के उन्होंने मेरे मतलब पेरेंट्स को कन्विंस किया और उन्होंने शादी करा ली। शादी के बाद में वो लोग 1 साल तो मुझे सपोर्ट किए, 12th की पढ़ाई उन्होंने कराई कैसे भी करके। उसके बाद उन लोगों ने मेरी पढ़ाई पूरी तरह से बंद करा दी। एक्चुअली 4 से 5 साल तक मैं घर पे बैठी रही तो मुझे मतलब फील होता था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि मैं मतलब सिर्फ इस तरह से लाइफ जी नहीं सकती, मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो 4 साल ऐसे तैसे कटे। फिर मैंने 4 साल के बाद मतलब मैंने ससुराल वालों के सामने भी बगावत किया कि मुझे आगे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी है, मुझे पढ़ने दीजिए। तो और किसी ने ऐसे सपोर्ट नहीं किया, बट मैंने जिद करके अपनी जिद पे अपने दम पे मैंने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी। और आज भी मेरे जो फैमिली वाले हैं, मेरे ससुराल वाले हैं, वो लोग ना तो मुझे सपोर्ट करते हैं, ना ही इमोशनली, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली। मैं जो भी कुछ करती हूँ अपने दम पे करती हूँ। और यहाँ तक कि मेरी फैमिली वाले मतलब मेरे मायका वाला हो, मायके वाले हों, मेरे ससुराल वाले हों, वो कहीं से मुझे मतलब किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं अपनी बेटियों को भी अपने दम से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो लोग बच्चों की पढ़ाई के खिलाफ भी है। वो नहीं चाहते कि बेटियां आगे पढ़े। उनका कहना है कि क्यों बेटियों को क्यों इतना पढ़ाना, कल को तो शादी करके उनको अपने अपने घर चले जाना है, तो क्यों ऐसा करना। तो आज के डेट में मैं बिल्कुल मतलब अकेली हूँ और सबसे बगावत करके आज पे आगे आ रही हूँ और अपने बच्चियों को आगे पढ़ा रही हूँ। सर एक इंसिडेंट है एक्चुअली, मेरी मॉम 2017 में उनकी डेथ हो गई। मेरी जो रियल मदर थी उनकी, तो और 2015 की बात है जब उनकी तबीयत खराब हुई, उनको एक्चुअली पैरालिसिस हो गया था। किसी ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया। मतलब उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए मेरे फादर अच्छे जॉब में थे, अच्छी उनकी सैलरी थी। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने, मेरी और दोनों सिस्टर्स ने, कि आप मतलब वो उनके पास मेडिकल फैसिलिटी थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, उनके पास मेडिकल फैसिलिटी थी, वो चाहते थे उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा सकते थे, बट उन्होंने नहीं कराया। लेकिन उस टाइम पे सर 2017 में मैं उतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी और मेरी जो सिस्टर है वो लोग भी इतनी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी। तो हम लोगों ने, हमसे जितना हो सका हमने उनकी सेवा की और हम चाहते थे कि उनकी और सेवा करें, बट कर नहीं सके। जी फाइनली शुक्रिया। 2017 में हमने अपनी माँ को खो दिया। लेकिन उससे पहले सर 2016 में, एक्चुअली 15 या 16 की बात है, 15-16 में जब मैंने अपना
काम स्टार्ट किया, उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी मॉम उनको फर्स्ट पैरालाइज अटैक आया था। वो बहुत अच्छे से मतलब चल फिर नहीं पाती थी, लेकिन मैं उनको अपने साथ लेकर गई। और जब वो मेरे पास थी तो एक दिन मैं उनको अपने ऑफिस में लेकर गई और मेरी माँ ने मुझे सिर्फ एक ही वर्ड कहा जो आज तक मेरे दिल और दिमाग में बसा हुआ है कि बेटी तुमने मुझे जीते जी स्वर्ग दिखा दिया। ऑफिस में एंट्री करते ही मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा जिसके लिए मुझे बहुत गर्व होता है। और मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि मैं उनकी जितनी सेवा करनी चाहिए मैं कर नहीं पाई। तो इसके लिए सर मैं चाहती हूँ, मैंने मतलब ये सोच रखा है कि एक मैं ओल्ड एज होम मैं उनको डेडिकेट करके एक ओल्ड एज होम रन करूँगी इन फ्यूचर, और उसमें 50 मेल एंड 50 फीमेल्स की मैं सेवा करूँगी, क्योंकि जो मेरी माँ को डेडिकेटेड होगा। और एक इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे समाज में मृत्यु भोज की प्रचलन है। मृत्यु भोज एक्चुअली जब मेरी माँ बीमार थी, हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे सब आते, मतलब एक तो कोई आते नहीं थे, जो आते थे वो आके देख के चले जाते थे। और जब फाइनली मॉम नहीं रही तो उनका मृत्यु भोज कराया गया। मृत्यु भोज में सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मतलब काफी लोग खर्च किए। जगदीश जी आप जानते होंगे कि किस तरह से अरेंजमेंट की जाती है मृत्यु भोज की। तो मैं इस कल्चर के बिल्कुल खिलाफ थी। मैंने उनको बोला कि मैं इस कल्चर में आप लोग के साथ नहीं हूँ, और उस दिन मैंने उस कार्यक्रम में मतलब मैं शामिल नहीं हुई। उसकी जगह मैं जो भी कर सकती थी, मैंने अपने मेरा जो होम टाउन है वहाँ पे एक ओल्ड एज होम है, वहाँ पे जाके मैंने उनको भोजन कराया। क्योंकि जो लोग थे वो लोग अपने आप में सक्षम थे। और मैंने सबसे एक ही सवाल पूछा कि जब तक मेरी माँ थी तब तक आप लोगों के जेब से 100 रुपए भी नहीं निकले। आपकी कोई आके उनको देखा तक नहीं, किसी ने 1 किलो सेब तक लाके उनको नहीं दिया। उनके चले जाने के बाद ये सब जो ड्रामा आप लोग कर रहे हो, ये चीज मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। मैंने उस चीज का बहुत विरोध किया था उस टाइम पे, और मैं उनके उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। उसकी वजह से काफी लोगों ने मुझे मतलब अब सामाजिक तौर पे मेरा काफी बहिष्कार किया, और मुझे तब से मतलब घर में वो मान सम्मान नहीं दिया जाता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं कल्चर का विरोध करती हूँ, लेकिन सर जो गलत है वो चीज मुझे गलत लगता है। तो जी बहुत शुक्रिया। मैं जयंती के बारे में कुछ और बताना चाहूंगा अपनी तरफ से। जयंती एक बहुत बहादुर बेटी है, और उसने काफी अभी अपनी बातों को उन्होंने कहा और संघर्ष करके आज वो एक अच्छे मुकाम में है, रायपुर में अपना प्रोफेशन कर रही है, उसकी वो खुद फाउंडर है। हम इस संदर्भ में हमें जयंती का बिजनेस के संदर्भ में हम एक दिन और डिबेट करेंगे। बहुत शुक्रिया जयंती खुटे जी, आपने अपनी व्यक्तिगत स्टोरी को या जो जो ज्वलंत मुद्दा है और एक समाज में एक बड़ी समस्या बनी है, इसको आपने हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखा। मैं मेरे साथ सर एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जितनी भी बेटियां हैं, बेटियां या जो नारी है वो हर जगह पूजनीय है, और मैं बेटियों की बहुत सम्मान करती हूँ। और मेरा फ्यूचर में एक और प्लानिंग है कि जैसे मेरी बेटियां हैं जैस्मिन खुटे, सिमोन खुटे, उनको एस्टैब्लिश करने के बाद सर मैं कुछ बेटियों को अडॉप्ट करके मैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कमेंट बार बार आ रहे हैं हमारे स्क्रीन में, आप क्योंकि बाद में चले जाते हैं, इसलिए आप पहले अपनी बात रख दें। मेघराज जी।
जी, मैं पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु सभी को। तो मैं जो इनकी बात सुनकर जयंती जी की मैं एक बात बताना चाहते हैं कि विश्व के अंदर ये कहते हैं कि सबका मालिक एक वाहिगुरु अकाल पुरख और गॉड है। तो इसमें जो भी दुनिया के अंदर मजलूम है या बेसहारा है या बहुत सारे परेशान लोग हैं, तो वॉइस ऑफ मानवता उनके आने वाले वक्त में उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम लागू करेंगे ताकि किसी को ये महसूस न हो पाए कि वो बेसहारा हैं, वो अनाथ हैं। क्योंकि जो वृद्ध आश्रम की बात की है इसने, उसको वृद्ध आश्रम की बजाय हम ऐसे सिस्टम को नाम रखेंगे उसका, ताकि उनको महसूस हो पाएगा कि वो कहीं और नहीं अपने घर में आए हैं। तो ऐसा सिस्टम लागू करेंगे तो वॉइस ऑफ मानवता इनके गरीबों की मजलूमों के साथ में खड़ा रहेगा और हमेशा साथ रहेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। भाटिया साहब के पास जाने से पहले बहुत देर से डॉक्टर कृपाल सिंह जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। कृपाल सिंह साहब, अभी सभी बेटियों की बातों को और इमोशनल हो रही हमारी जयंती की भी बातों को आपने सुना है। इस बाबत अपनी प्रतिक्रिया दें। आप एक वैश्विक देश में रहते हैं और आप भी बेटियों के पिता हैं, तो इस बाबत अपने विचार रखें डॉक्टर कृपाल सिंह जी। थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। I want to commend you, Jayanti, for your views and for your struggles in life. You know, in North India, as you know, you're all aware of Guru Nanak. In 15th century, this is the hymn he wrote about the women. Perhaps you have heard of about it. It says, "Pand jamiya, pand means a lady. Pand jamiya, pand nimiya, pand mangan viyaho. Pando hove dosti, pando challe raho. Pand mua, pand paliya, pand hove bandhan. Suk manda akhiya, jid jamme rajan. पंडो ही पंड उपजै, पंडै आवाज न कोय, नानक पंडै वाहरा एको सच्चा सोए। जित मुख सदा सलाहिया, पागा रति चार, नानक ते मुख लेते। So in 15th century actually started a revolution, bring about the people who were down, considered downtrodden and low and scum of the earth, to bring them up by his message and dialogue and all, which are numerous, but this is pertaining to women, in which he says she needs to be respected by us for all she does in her life to maintain the family life and perpetuation of good life for all of us. And he says she has been, I call her inferior, and she is the one really, she sacrifices all she has, family and for the society, and she has given birth to so many wise and competent people, including kings, to advance the civilization. So this is the tribute of Guru Nanak for the female, which is totally opposite to the persisting what they call Devdasi system, where the women are used as prostitutes, and same then they are married to the god, and the same way the child marriages in which the young girls get lose their husband and the forced to live widow places, and all their life wasted, all the sati that have to go and burn themselves, all kinds of nonsense things which are perpetuated by the Brahmanvad and by the so-called the wise people of the society. Guru Nanak condemned them. So I'm glad you are all together over here trying to talk about कि कैसे हम औरत का जो है उसको आगे लेके आए। Like पहले भी कहा था कि मेरी माँ जो है, गुरु ग्रंथ साहब तो ये कहते हैं कि गुरुदेव माता गुरुदेव ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ really around, I wouldn't be where I am ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ I ended up becoming a doctor, and then I had the opportunity to help other people in her remembrance and in the remembrance of Guru Nanak's message. That's what I like to say. वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह जी, आपने बहुत मार्मिक शब्दों में गुरुओं की विचारधारा
जिस ढंग से बेटियों को समानता का अधिकार पूरी दुनिया के अंदर में दिया गया है, उसको आपने विस्तार से रखा। मैं जसबीर भाटिया के साथ पास फिर से लौटना चाहूंगा। भाटिया साहब, काफी अनुभव और बहुत ही ज्ञान है उनको। मैं भाटिया जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया में उनका जन्म हुआ और अमेरिका जैसे देश में जाकर के अपनी बेटियों को उन्होंने आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि वो आज एक मिसाल बनी हुई है। हरप्रीत जी से मैं एक दो बार बात भी किया हूँ। तो मैं इस बाबत बेटियों का जो आज का जो सब्जेक्ट चल रहा है, इस बाबत मैं भाटिया जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। भाटिया साहब, जिस तरह से भारत के अंदर में बेटियों के साथ जो भेदभाव होता आया है और हो भी रहा है, इस बाबत आज बेटियों को हम आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, उन्हें एजुकेट करके उन्हें सेल्फ डिपेंड करने की दिशा में आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं। भाटिया साहब जी, भाई खालसा भाई फतेह, सतनाम, नमस्कार सबको। सबसे पहले तो मैं बेटी जयंती को एड्रेस करना चाहूंगा। वो शायद कैमरा से हट गई हैं, शायद सुन रही होगी, पता नहीं। फिर बात के बारे में बाद में बात करूंगा। सुन रही हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं। इमोशनल होना बेटा बिल्कुल नॉर्मल है, आप इसकी चिंता न करें। आपकी बात सुन के हमारे भी आंसू आ गए। तो क्योंकि हमें जो आपने कहा, हमें अपनी माँ की याद आ जाती है। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, पहले भी उन्होंने कहा किस तरह से उनकी माता जी ने उनको किस तरह से बड़ा किया है। शिक्षा की बात चली तो उनकी बताया जाता, मैं डॉक्टर कृपाल सिंह की बात करूंगा आज पहले, कि वो फर्श के ऊपर, जमीन के ऊपर जो होती है ना, जो सुहा, जिससे वो गोहा लकड़ी जल के बन जाता है, ऐश बन जाती है, वो जमीन पे बिछा के उंगली से उनके ऊपर लिख दिया करती थी ताकि उसको पढ़ सकें। किसी स्कूल की जरूरत नहीं है, किसी किताब की जरूरत नहीं है। ऐश को, जो सुहा निकलती है जो चूल्हे से, उसको जमीन में बिछा के अपनी उंगलियों से लिख के मतलब समझाती थी। तो माँ सबसे पहली टीचर है। और मैं जयंती को यही कहूंगा, बेटा यू आर ए फाइटर। तुम 21st सेंचुरी की लेडी हो, यू आर लेडी ऑफ द 21st सेंचुरी एंड यू नीड कंग्रेचुलेशन। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको आपने जो संघर्ष किया है वो एक अद्भुत है और इज रोल मॉडल है दूसरी बच्चियों के लिए, बहनों के लिए। और अब आगे सवाल होता है, दूसरी बात, आपने माता जी की बात की, आपने उनको जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। जो आपने कहा कि जब आपके ऑफिस में आई तो आप, उन्होंने कहा कि आपने मुझे स्वर्ग दिखा दिया। इससे बड़ा गिफ्ट कोई और को दे नहीं सकता। ठीक है, उनकी आयु जब जितनी भी थी चले गए, कुछ तो साल और रह जाते तो पता नहीं किस हालत में रहते। उनके जीवन में बीमारी आती, उनके साथ क्या व्यवहार होता, शायद दुख में कटते। लेकिन जब गई हैं तो उनके मन में शांति थी कि हमारी बेटी इस हद तक पहुंची है कि यहाँ तक कि उन्होंने उसको एक स्वर्ग समझा है। तो उसकी चिंता मत करो। जब माँ जाती है, किसी भी उम्र जाती है, तो वो कभी कभी पूरी नहीं होती। अब हमेशा यही कहते हैं, शायद कुछ और जीते माता जी हमारे साथ होती। तो अब सवाल ये पैदा होता है, आज के जो आपका जो क्वेश्चन है कि हम उनको सशक्तिकरण कैसे करें, उनको एम्पावर कैसे करें बेटियों को। अब देखिए, आपकी माता जी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आपको हमेशा उत्साह दी कि आप पढ़ो पढ़ो, जो भी कर सकती हो पढ़ो। तो ये उत्साह देना ही सबसे बड़ी बहादुरी है मदर की। तो मैं प्रैक्टिकल रूप से देखता हूँ यहाँ पर कैसे होता है। लेडीज के अपने अपने, विमेन के अपने ग्रुप बने हुए हैं। जो लेडीज जो है आप अकेले अकेले नहीं लड़ सकती हैं। जब आप किसी इकट्ठा करके एक ग्रुप बन जाएंगे और ग्रुप के अंदर एक धारणा होती है कि हमें आप बेटियों को आगे ले जाना है, तो वो एक शक्ति बन जाती है। अकेली माँ को एक परिवार से लड़ना पड़ता है। जब एक माता, 10 माताएं, 20 माताएं, 50 माताएं मिल के एक संगठन बनाती हैं, तो उनकी आवाज में ताकत होती है, तो समाज भी सुनता है, उनको आगे बढ़ना पड़ता है। तो एक तो मैं ये बात कहूंगा कि हमारी बहनों को, माताओं को
एक संगठन बनाना चाहिए, जैसे इंग्लिश में कहूंगा विमेन एम्पावरमेंट ग्रुप कमेटी, या स्त्री उत्थान के लिए कुछ ऐसा नाम जो भी दें, उसमें आप मिले गिले बातें करें, खाए पिए भी कोई बात नहीं। तो ये जब ऐसे सब मिलके बातें करते हैं तो उसमें एक शक्ति बढ़ती है। अदरवाइज एक एक करके सब जो बढ़ जाती है वो कमजोर हो जाती है, अपने ससुराल के यहाँ से, अपने माता पिता के यहाँ से। अब जयंती ने कहा कि उनके ससुराल वालों भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनके हस्बैंड का क्या एटीट्यूड था उन्होंने इस बारे में नहीं कहा। उनके ससुराल वाले जो माता पिता होते हैं, सास ससुर, उनका वो पुराने ख्यालात के होते हैं, लेकिन जो हस्बैंड है वो एजुकेटेड थे, उनके क्या ख्यालात थे, उन्होंने क्यों सपोर्ट नहीं किया, इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन मैं यही कहूंगा दो बातें। एक तो यह है, मैं अपनी महिलाओं बहनों को कहूंगा कि एक संगठन बनाइए, और संगठन में बेटियों की रक्षा के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए आवाज उठाएं। दूसरा ये है, जैसे आज सुनवानी शायद नहीं है, एक फंड भी पैदा करिए, सब लोग थोड़ा मिल के पैसे डालें और बेटियों की शिक्षा के लिए उनको सपोर्ट करें। अगर पैसे की जरूरत है तो बहुत धनाढ़े लोग हैं, लेकिन वो समाज की सेवा करना भी उनका धर्म है, और यही काम जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये बात उन्होंने कही थी सोनवानी साहब ने, और मैं उसका समर्थन करता हूं। और मैं चाहता हूं आप एक ग्रुप बनाएं और एक वेलफेयर फंड बना लें, ताकि जो बच्चियां अफोर्ड नहीं कर सकती हैं स्कूल जाना शिक्षा लेके, उनको सपोर्ट भी की जाए। तो मेरे ये दो सुझाव हैं, अगर आपको ठीक लगे। और बाकी मैं अपनी बात तो क्या कहूंगा। मैं घर में मेरे दो भाई थे, हम एक बहन थी छोटी। तो जब हम पाकिस्तान से आए थे, हमारा सब कुछ लुट गया था, खाली हाथ थे हम लोग, बहुत धक्का लगा, हम भी बड़ी गरीबी से निकले हैं। फिर भी मैंने अपनी बहन को मास्टर्स डिग्री करवाई। उनका सितार वादन में उनका बड़ा शौक था, तो मास्टर्स डिग्री उन्होंने सितार वादन में की, म्यूजिक में। शी वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट पंजाब से। तो अब मेरी दो बेटियां हैं, दोनों पढ़ी लिखी हैं। बड़ी हरबीर है नाम उसका, मास्टर्स की है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, और छोटी बेटी जो है वो डेंटिस्ट है, और अपने 3-4 क्लिनिक है उसके। तो हम तो हमेशा सपोर्ट करते रहे, और वो भी हमारी मदद की जगह, वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने हमेशा ही हमें सपोर्ट किया, पढ़ो पढ़ो, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने बहुत विस्तार से अपनी बातें रखी है। मुझे लगता है कि आपके विचारों का प्रभाव हमारे जो आज महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं उनको ऊपर में पड़ेगा। मैं हमारे साथ जो एक और बेटी जुड़ी हुई आज पहली बार, शिखा मंडी, जो एक ट्राइबल बेटी है। शिखा जी, हमें सुन पा रही हैं? हेलो, म्यूटेड है उनको, अपनी आवाज करें। जी, तो हम वेस्ट बंगाल से आपका चेहरा भी हमारे 10 जो गेस्ट हैं वो देख पा रहे हैं। तो मैं आपसे दोबारा प्रतिक्रिया के लिए मैं जानना चाहूंगा कि जिस ढंग से वेस्ट बंगाल में अभी आपने कुछ अपनी बातें भी रखी है कि वहाँ पढ़ाई लिखाई को लेकर, बेटियों को पढ़ाई को लेकर काफी कुछ लोगों की सोच अच्छी नहीं है। इस बाबत जो अभी जितने भी गेस्ट जो हमारे जो अपने विचार रखे हैं, तो उस बाबत हम आपके वेस्ट बंगाल से आपकी प्रतिक्रिया दोबारा लेना चाहेंगे कि बेटियों को हम आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, और उसको नारी सशक्तिकरण का जो आज का जो व्यवस्था है, इसमें स्वयं को आगे आना पड़ेगा। जैसा कि अभी जयंती ने कहा कि मुझे खुद संघर्ष करना पड़ा, और मैं आज जो भी मुकाम हासिल करी है वो खुद के दम पे करी हूँ। आपका क्या विचार है शिखा जी? जी, अगर हम लोग चाहे, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमारे कोई भी काम इतना आसान नहीं होता कि हम लोग आसानी से अपने मुकाम तक पहुंच जाए, कि आप अपने मुकाम को हासिल कर सके। तो थोड़ी बहुत संघर्ष सभी को करनी पड़ती है। और जैसे कि हम भी अपने लाइफ में छोटा सा एक संघर्ष हम भी किए हैं, तो उसका डिटेल्स हम अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत देर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम ये तो बोल सकते हैं कि अगर लड़की लोग चाहे
कि बेटी लोग चाहे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर उन लोग के आंखों में कोई लक्ष्य रहे, तो हमको नहीं लगता कोई भी बाधा या विपत्ति उन लोगों को रोक सकता है। और यहाँ तक कि जब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है पढ़ाई लिखाई के लिए, तो आगे देखा जाएगा कि कुछ साल बाद देखा जाएगा कि ये सब सपोर्ट की वजह से बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे लड़की लोग पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी में कुछ करने के लिए भी उत्साह उन लोग के अंदर आएंगे। ऐसे नहीं कि बहुत लोग करना चाहता है, नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसे होता है कि बहुत लोग अपने फाइनेंशियली कंडीशन के लिए बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं, कि अपने बिजनेस खड़े नहीं कर सकते हैं। सब लोग चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई हो जाए, उसके बाद कोई नौकरी लग जाए तो ठीक है, वरना वही जैसे बाकी सब जीते हैं वैसे जिएंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा मदद किसी को मिले, किसी का सपोर्ट मिले, अगर फाइनेंशियली सपोर्ट ना भी हो, अगर मेंटली किसी को सपोर्ट मिले, तो कोई भी बेटी, कोई भी माँ, कोई भी औरत अपने दम पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखे हैं गांव में, बहुत सारे गांव में ही ये सिस्टम चालू है अभी। ये जो ग्रुप का जो काम है, 10 लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप के द्वारा वो लोग बहुत सारा अच्छे काम करते हैं। जैसे कि कुछ ज्वेलरी मेकिंग हो गया, कुछ ऐसे बहुत सारे आइटम वगैरह बना के वो लोग एग्जीबिशन में जाते हैं, और उसमें से वो लोग जैसे कि फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन उन लोग के स्ट्रांग होते हैं। उसके साथ साथ ये जो शिक्षा है अपने के साथ साथ और 5 लोगों को भी सिखाते हैं। तो ऐसे जो कर्मसूची है, हम लोग को सभी को करना चाहिए थोड़ा बहुत, जो जिसको जितना आता है, जो जितना पता है, उसी को अपना काम में लगाना चाहिए, किसी और के लिए भी और अपने लिए भी, ताकि हमारे अपने साथ साथ बाकी और 5 लोग भी हम लोग के साथ आगे आ पाएंगे, और जो भी करना चाहते हैं, अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सकेंगे। जी, बहुत आपने दी सीखा। बेटी, आप वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं, आने वाले समय में आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल। रोशनी जी बहुत दिल से सुन रही है। रोशनी जी, जिस ढंग से शिखा जी ने अभी वेस्ट बंगाल से अपनी बात रखी है, आप अपने विचार रखें दोबारा, जो कि उनका जो कहना है कि इस दिशा में हम छोटा मिलकर के संगठन बना करके लोगों को, महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं, शिक्षा के स्तर पे, रोजगार के स्तर पे और महिला सशक्तिकरण के दिशा में। आपका क्या कहना है रोशनी जी? जगदीश जी, मेरा एक संगठन है 20 महिलाओं का, और हम ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं जो बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते, जो लड़कियां पढ़ने नहीं जा सकती, कंप्यूटर सीखने की लायक नहीं है क्योंकि उनके पास फीस देने के पैसे नहीं, हम उनको कंप्यूटर सिखाते हैं। हमारी एक संस्था है जो संगम बिहार में ही चलती है, उसमें हम ये शिक्षा भी देते हैं। और आगे और भी हमारी ऐसी सोच चली हुई है कि जो बच्चे, मैंने देखा है कि लाल बत्तियों पे कुछ छोटा मोटा ऐसा कलावादियों जैसा प्रोग्राम दिखाते रहते हैं, उन बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर उन बच्चों को बोलो कि चलो हम तुम्हें अपने साथ लेके चलते हैं, हम पढ़ाएंगे, हम तुम्हें अपने घर में रखेंगे, अगर वो बच्चे आते नहीं है क्योंकि वो उस माहौल में ढल चुके हैं, वो बाहर नहीं निकलते। इसलिए उनके लिए हमें वहीं शिक्षा का ऐसा कुछ इंतजाम करना होता है कि 1 घंटा हम उनको वहां जाके पढ़ाते हैं। हमारी संस्था है S4 NGO, उसमें हम काम करते हैं। एक और संस्था से मैं जुड़ी हूँ जो मदर टेरेसा फाउंडेशन के नाम से है, उसमें भी मैं काम करती हूँ। मैं बहुत सारी संस्थाओं में छोटा सा अपना योगदान देती हूँ और मैं काम करती हूँ, और इस बिटिया की बात से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर ठान लिया जाए तो क्या नहीं कर सकती नारी। जी जी रोशनी जी, बहुत शुक्रिया, आपने कम शब्दों में अपनी बातें कह दी है। मेघराज जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? अपनी आवाज को म्यूट करें मेघराज जी। जो महिलाएं जो है ना, जो मतलब एक जज्बा दिखा रही है ना, कि इस पर शायरी बोलना चाहता हूँ। मैंने शायरी लिखी थी, दुनिया के अंदर मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी काम, कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों
वह मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं। जी बहुत काम शुक्रिया। कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता। इरादे आदमी के इरादे होने चाहिए। यहाँ पर गोरे मेरे साथ मिलते हैं कई बार, वो कहते हैं कि ये दिस पॉसिबल, मगर इफ यू वांट टू देन एवरीथिंग पॉसिबल, इफ यू वांट डोंट डू दिस एवरीथिंग नॉट पॉसिबल। तो मैं इनको बता देता हूँ गोरों को, तो मगर कोई भी काम है अगर आप करना चाहते हो जाएगा, अगर आप नहीं करना चाहते फिर कुछ भी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही है कि दोनों की बातें, सबकी बातें सही है। थैंक यू आपका सभी का। जी बहुत शुक्रिया दोबारा पर। हाँ डॉक्टर साहब बताएं। I have to go, so I want to thank you for this invitation, and I endorse the views of मेघराज सिंह जी and बाकी सबके, भाटिया साहब के, और सबकी आपकी स्टोरी बहुत ज्ञान देती है। गुरु नानक साहब ने कहा था कि विद्या विचारी तो परोपकारी। सो जहाँ भी कहीं आप विद्या का ले आएंगे अपनी जिंदगी में, उससे हमारे मनों में और परोपकार पैदा होगा, जैसे जयंती जी ने अपनी स्टोरी सुनाई। सो सबको धन्यवाद, नमस्कार, भाई खालसा, भाई फतेह। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं और लास्ट प्रतिक्रिया के रूप में श्यामा कुरे जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर श्यामा कुरे जी, अभी आप सभी बेटियों की और रोशनी जी की भी बातों को आपने सुना है। इस बाबत आपकी प्रतिक्रिया हम और जानना चाहेंगे कि बेटियों को हम सेल्फ डिपेंड कैसे कर पाए। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आज नौकरी भी हमारे लोगों को नहीं मिलना है। तो जिस ढंग से छोटे छोटे रोटी रोजगार समूह बना करके जो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं, जयंती जी ने भी अभी बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया हुआ है अपने प्रोफेशन के माध्यम से। तो इस बाबत हमारे जो युवा जनरेशन है, यंग बेटियां हैं या बेटे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से? श्यामा जी। सर मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी पूर्ण रूप से महिला सशक्तिकरण, अर्थात कहा जाए तो हर क्षेत्र में आजादी, महिला को हर क्षेत्र में आजादी। और ऐसा नहीं है कि ये बेटी है तो बेटा है, अंतर नहीं। और बेटी बेटा में अंतर ना करके पढ़ाई से लेके उसके हर कार्य में जिसमें रुचि है उसमें आजादी। और संघर्ष तो मनुष्य के जीवन में सदा बना रहता है, आखिरी तक रहता है संघर्ष करना। हम बिस्तर में रहते हैं तब भी संघर्ष करते हैं, चलते हैं फिरते हैं तब भी संघर्ष करते हैं। कुछ संघर्ष मैं भी अपने जीवन में अभी मौका नहीं है ना। तो मैं 1999 में मेरा पढ़ाई हुआ था बीए का। उसके बाद मैं 11 साल तक खाली थी बच्चों के लिए। अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा मुझे भी, और मैं जम्मू कश्मीर में भी रही। मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड बीएसएफ में है, तो उनके साथ में रहने का भी मौका मिला 4-5 साल तक। तो वहां पर भी हम अकेले ही रहते थे, वो अपना बॉर्डर चले जाते थे, हम अकेले ही रहते थे। फिर मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी। तीनों का पालन पोषण करना और तीनों के देख रेख, उनके पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई करना। मैं 2006 से फिर से 7 से फिर से शुरू की पढ़ाई, बीएड की, बीए के बाद में। फिर उसके बाद लगातार मैंने पढ़ाई किया और संघर्ष जारी था। पैदल चलती थी, कभी ऑटो से चलती थी, शाम को आती थी घर में। ऐसा करते करते संघर्ष करते करते बहुत की हूँ, मैं भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष की हूँ। और अपने फिर क्या है, धीरे धीरे करके मैं अपना मकान भी बनाई। लोग बोलते थे अकेली हो मत करो, जन्म जेठ में हुआ है, लेकिन मैं बोली कि मैं अकेली हूँ फिर भी कर लूंगी। पहले चाचा साथ दिए, फिर ऐसे करते करते किसी न किसी का साथ मिलते गया, फिर मैं अपना मकान भी बना ली। जी जी रहती हूँ जैसे भी बनता है अपना। तो संघर्ष हर महिला के, पुरुष के जीवन में आता है, मगर संघर्ष के साथ साथ शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा के साथ साथ हम जैसे छोटे छोटे रोजगार बोलते हैं, तो रोजगार भी जरूरी है। हम संगठन बनाते हैं, हमारे संगठन में एक चीज होना चाहिए, विश्वास। जहाँ पे संगठन में विश्वास है वही संगठन आगे बढ़ सकता है। जिसमें विश्वास डगमगाया वो संगठन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो संगठन बनाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि संगठन हमारा चलने लायक है कि नहीं, जिसमें हम कार्य करना चाहते हैं उसमें अच्छे लोग जुड़े हैं कि नहीं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं संगठन में जो नीचे गिराना चाहते हैं। जो हमारा अनुभव रहता है वो अनुभव ही दब जाता है संगठन में मिलके। तो वो सब चीज हमें नहीं होना चाहिए। संगठन बनाने से पहले बहुत सारा चीज हमें ध्यान देना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़े, तब वो सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया
कपूर जी, आपने बहुत ही वाजिब बात कही है। एक और कविता है मेरे पास, एक और कविता है, छोटा सा मैं सुनाती हूँ, फिर उसके बाद 9:30 हो गया। जी बोले। समय है कि नहीं सर? समय है कि नहीं सर? हाँ हाँ बिल्कुल, आप 1 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं। 1 मिनट नहीं जाएगा, कम है। खुशबू की तरह मैं बिखर गई जब मंद मंद मुस्काती हुई, पर्वत झरनों से होते हुए खेतों में छुपी बल खाती हुई। मैं बिखर गई उन पन्नों में छिटकी हुई बूंद स्याही सी, हर शब्दों में एक राज छुपी, हर जीवन बनी गवाही सी। मैं खेतों में खलिहानों में अटखेली करती बालियां हूँ, मैं कलियों के हर शब्दों में मैं कवियों के हर शब्दों में बजती हुई ऊंची तालियां हूँ। जहाँ खोज रहे हर रोगों से, जहाँ खोज रहे हर रोगों से जीवन को मुक्ति दिलाने को, मैं छुपी हुई हूँ उनमें भी अमृत बनकर घुल जाने को। मैं छुपी हुई हूँ उनमें भी अमृत बनकर घुल जाने को। जलधारा बनकर बहती हूँ, जलधारा बनकर बहती हूँ, मैं टिकी नहीं कभी राहों में, धरती के कोने कोने को समेटी हूँ इन बाहों में। निष्कपट भाव से जीवन को, निष्कपट भाव से जीवन को देने के लिए मैं आई हूँ, हर रूप सजाई जीवन में, हर रूप सजाई जीवन में, और जग जननी कहलाई हूँ, और जग जननी कहलाई हूँ। ये नारी का असली रूप है। नारी को शिक्षित करना हमारा परम कर्तव्य है, और कभी भी किसी नारी का अपमान हमें कभी नहीं करना चाहिए। बस यही कहूंगी सर। शुक्रिया श्यामा जी, आपने एक कविता के माध्यम से, हम वॉइस ऑफ टीम की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं इस कविता के लिए, और आपने कविता के माध्यम से बहुत सारे पहलुओं को छुआ है। बहुत शुक्रिया श्यामा जी। मैं लास्ट कमेंट के लिए ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास लौटना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारी विचारों को लेकर बहुत सारा मंथन हुआ है, और बेटियां भी हमारे इस कार्यक्रम में अपने विचार को बढ़ चढ़ करके शेयर की हैं। तो मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास लौटना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में जो खास करके बेटियों का और नारी सशक्तिकरण पर जो चर्चा हुई है, इस पर अपनी लास्ट कमेंट दें, क्योंकि हम जितने भी पुरुष हैं वो किसी न किसी उस ममतामयी माँ की कोख से पैदा हुए हैं। अगर दुनिया में नारी ना होते तो शायद हम भी ना होते। इसलिए हम नारी सशक्तिकरण को नमन करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम के लास्ट डिबेट के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। ब्रिजेंद्र सिंह जी। हाँ जी, जगदीश जी, बहुत दिलचस्प आज का डिस्कशन लगा। दुनिया में कहीं भी बड़े से बड़े आंदोलन हुए होंगे, उनमें महिलाओं की शिक्षा पर अगर परिवर्तन होना है तो महिलाओं की शिक्षा पर सर्वोपरि जोर दिया गया होगा। हमारा फूले, अंबेडकर, पेरियार मूवमेंट है, वो शुरुआती महिलाओं की शिक्षा से होता है, और ये काम 1848 में, कितना लंबा समय गुजर गया। महात्मा फूले ने अपना आंदोलन जब शुरू किया तो लड़कियों की शिक्षा से किया। बाबा साहब अंबेडकर ने, सब लोग जानते हैं, हिंदू कोड बिल पर पूरी ताकत लगा दी थी कि महिलाओं को समान अधिकार मिले। तो दो बातें होती हैं, एक तो व्यक्तिगत स्तर पर संघर्ष किया हमने, बहुत ऊंचाई छू ली हमने, और एक हमने व्यवस्था को बदलने के लिए संघर्ष किया। तो जो महापुरुष हैं वो व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। जब व्यवस्था बदलती है तो व्यक्तियों में भी संचार होता है। एक मुझे उदाहरण आ रहा था, मैं लखनऊ में था तो पता चला कि पास में बेटी की नौकरी लगी है बैंक में, और सुंदर कांड की कथा करा रही है वो। मुझे पता लगा सुंदर कांड की कथा ये गोस्वामी तुलसीदास के उसी ग्रंथ का हिस्सा है जिसमें कहा है कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, यानी औरतों को ऐसे पीटो जैसे ढोल को पीटते हैं। तो ये लड़की कम से कम BA पास होगी, और मैंने कहा अच्छे नंबर आए होंगे। सुंदर कांड की कथा इसलिए करा रही है कि उसकी नौकरी लगी है, उसने कहा ईश्वर की कृपा हुई है तो ये कथा कराई जाए। तो खास बात यह है, तथागत बुद्ध ने जो कहा है, सम्यक दृष्टि, अगर उद्धार होना है तो नजर और नजरिया साफ होना चाहिए यार। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो आंदोलन है उस आंदोलन का परिणाम है कि आज इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री हुई, वरना उन औरतों को जला दिया जाता था। तो हमको, हमारी बच्चों को उस आंदोलन के बारे में, उन हमारे आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। और जैसा कि
भाटिया जी ने कहा कि हमें संगठन की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो बाबा साहब ने, आपको पता है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, यानी हमारा पूरा जो परिणाम है वो संघर्ष पे ही जाकर के रुकता है। बिना संघर्ष के वो समाज जो दबाया कुचला गया है वो बिना संघर्ष के ऊपर नहीं उठ सकता। मगर सबसे बड़ी चीज है नजरिया साफ हो। अगर हमें बीए एमए हम पढ़ रहे हैं तो आज हमें कौन कौन हमारे कोर्स को डिसाइड कर रहा है? हमें अपने महापुरुषों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। तो अगर हम अपनी नजरों में नहीं उठेंगे, हमारे संघर्ष की प्रेरणा जब तक नहीं मिलेगी, तब तक हमारा उद्धार, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। तो व्यक्ति के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। अब जगदीश जी, हमारी पत्नी को आपने कुछ कहा कि कुछ कह दें वो, तो अब वो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उन्होंने, वो भी कवित्री हैं इनकी श्यामा मैडम की तरह की वो भी कविताएं लिखती हैं। तो उनका एक, अगर आप इजाजत दें तो मैं ही पढ़ दूं उसको, वो पढ़ने को भी तैयार नहीं है। कबीर के बारे में उन्होंने 12 मासी लिखी है, और 12 मासी तो बड़ी लंबी है। उसका मैं छोटा सा मैं बस मैं छोटा सा वो कर रहा हूँ। जिंद्रा सिंह उनको खुद पढ़ना होगा। हाँ, ये खुद ही पढ़ दे तो अच्छा है। पढ़ दो। वो कह रही है नहीं, इस बार पढ़ दो आप, अगली बार में पढ़ दो। ये गलत बात है। अब क्या है साहब, घर में दबाया जा रहा है, हमें तो अब स्वीकार करना है, घर में रहना है। तो बात सुने आप जरा। ये ज्ञान विनय का दाता है, बे अहंकार भगाए सरलता दिल में लाता है। क्रोध नहीं पास जरा चाहती तो ये है कि शुरू से बोलूं मैं, लेकिन अब ये टाइम भी नहीं है ना। तो क्रोध नहीं पास जरा भटके, मृदुता मुदता बड़े, सहजता शब्दों में टपके, ओज वाणी का बढ़ता है, श्रोतागण के हृदय बैठ गहरे में जाता है। ये कबीर के ऊपर है ये पूरी 12 मासी। कभी इनको अगली बार में कभी मौका मिलेगा इनसे ही सुनवाऊंगा मैं। बहुत अच्छी कविताएं बहुत अच्छी लिखती हैं, लेकिन बोलती बहुत कम है। जी, बहुत शुक्रिया। कम शब्दों में गागर में सागर भरने वाली बातें आपने कह दी है। हम आंटी जी का प्रोग्राम में स्वागत करेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे। और आने वाले समय में हम ऐसे जो कवि हैं या जो कविता लिखते हैं, इस पर भी हम एक डिबेट लेके आएंगे। और बहुत सारे जो हमारे जो बेटियां हैं वो लिखती हैं, गाती हैं, और बहुत सारे जो इस दिशा में उनकी जो सोच है उसको लेकर हम एक दिन उनका खास डिबेट करेंगे। इस कार्यक्रम को, हमारा समय भी लास्ट 1-2 मिनट बचा हुआ है, तो मैं इसको एक आधे मिनट में इसके लास्ट प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जयंती जी, लास्ट कमेंट हमारे देखने सुनने वालों को आज के इस मुख्य मुद्दे पर अपनी बात रखें कम शब्दों में। थैंक यू जगदीश सर। सबसे पहले तो मैं भाटिया सर का जो सवाल था उसका जवाब देना चाहूंगी कि हस्बैंड का क्या सपोर्ट रहा। तो सर मैं उनके बारे में ज्यादा तो बात नहीं करूंगी। बस इतना कहना चाहती हूँ कि उनका भी कोई सपोर्ट नहीं है मुझे। अभी 4-5 सालों से वो हमारे विरोध में हैं और वो अलग रह रहे हैं। तो इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है। और मैं मैडम कुर्रे मैडम जो अभी उन्होंने बताया कि एक संगठन की तरह काम करें, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मैं उनका बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ कि संगठन ऐसा बनना चाहिए, संगठन में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संगठन तभी टिकेगा जब उसमें विश्वास होगा। तो ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें एक दूसरे का सपोर्ट करने की भावना हो सबके मन में, एक दूसरे का पर विश्वास हो। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है। और ऐसी बेटियां हैं जिनकी पढ़ाई बीच में अधूरी हो गई है और जो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती, उनको या तो मोरल सपोर्ट नहीं मिलता, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, उनको मतलब सामाजिक दायरे में बांध दिया जाता है, शादी कर दी जाती है। वो करना बहुत कुछ चाहती है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो हमको ऐसा संगठन बनाने की जरूरत है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है हर तरह से। हम उनको इमोशनली सपोर्ट करें और फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट करें ताकि वो कुछ करके दिखाएं, क्योंकि बेटियां कमजोर नहीं है, उनको दबाया जाता है।
उनके टैलेंट को बाहर आने नहीं दिया जाता। तो हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें हम बेटियों को एक मौका दें अपने आप को प्रेजेंट करने का। जी तो मैं इस चीज की बिल्कुल सपोर्ट में हूँ कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें हर बेटी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपनी टैलेंट को दबाए ना, वो यहाँ पे आके। और सर मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि हम मतलब ऐसी बेटियों का खासकर, मतलब मैं लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करती, मेरे लिए सब बराबर हैं। तो कुछ ऐसा कंपटीशन हम कराएं जो बेटियां हमारी मतलब वाकई में कुछ करना चाहती हैं, जो जेन्युइनली करना चाहती हैं, बट उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो क्यों ना हम उनके आगे की शिक्षा का खर्च हम उठाएं, उनको सपोर्ट करें, वो जितना पढ़ना चाहती है उनको पढ़ाएं और एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा इंसान बनाए बस। और आज का जो भी सेशन हुआ मैं अपनी माँ को डेडिकेट करना चाहती हूँ और वो मेरे लिए हमेशा पूजनीय थी, पूजनीय रहेंगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट के लिए भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, आपकी कमेंट के बाद आज के इस कार्यक्रम को हम सेशन को समाप्त करेंगे। लास्ट कमेंट आज के इस महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को लेकर। ठीक है, पहले तो जयंती जी, आई एम सॉरी आई टॉक्ड अबाउट योर हस्बैंड। मेरे कहने का सिर्फ इसीलिए क्वेश्चन था कि वो आपने कहा पढ़े लिखे थे, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद कम से कम वो तो आपको सपोर्ट करते, लेकिन चलो इससे ज्यादा आपको कहने की जरूरत भी नहीं है, हम समझते हैं। और दूसरी बात यही कहूंगा कि जैसे श्यामा जी ने कहा, रोशनी जी ने कहा, संगठन है ऑलरेडी, लेकिन उनको और बढ़ाना है। और जो बेटियां, जैसे जयंती ने कहा, जिनको ये अवसर नहीं मिल रहा है, उनको मॉरल सपोर्ट मिले और एजुकेशन फंड भी बनाना जरूरी है, ताकि जो नहीं दे पा रहे, जो अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, ताकि उनको भी शिक्षा मिले। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही है कि अब इस वक्त जो वातावरण है हिंदुस्तान में, वो सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है मेरे ख्याल में। वहाँ खुले हैं, आप जो चाहें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शायद जो सामाजिक रुकावट है हमारे देश के अंदर, पेरेंट्स की तरफ से, जो पुराने ख्यालात के जो लोग हैं, वो समझते क्या फायदा है पढ़ा के आगे, जब घर में चौकी चौलाई कर रहा है और तो कुछ नहीं है। लेकिन ये बात नहीं है, अगर वो काम ना भी करें, तो अच्छी शिक्षित माँ हो तो आगे की संतान जो है वो भी शिक्षित होगी, समझे ना। तो जरूरी नहीं है कि घर में अगर संपन्न है, पैसा काफी है, या हस्बैंड की अच्छा काम है, अगर पैसा कमाने की जरूरत नहीं भी है और काम ना भी करें, मैं ये उदाहरण के तौर से कह रहा हूँ, अगर ना करने की जरूरत भी हो तो भी एक शिक्षित मर्द का होना बहुत जरूरी है। तभी आगे की आने वाली जो संतान है, जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो आगे जा सके। यही मेरे विचार। जी, आपसे बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ सर। थैंक यू। वेरी प्राउड ऑफ यू। जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेहमानों का, जिसमें जसबीर भाटिया साहब का, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, श्यामा कुर्रे जी का, जयंती खूटे जी का, शिखा मंडी जो वेस्ट बंगाल से आज हमारे साथ पहली बार जुड़ी थे उनका, मेघराज जी का, सभी का हम शुक्रिया करते हैं, आभार करते हैं उनका कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर आज के इस सेशन को महत्वपूर्ण बनाया और सार्वजनिक विचारों का हमारे व्हाट्सएप मानव चैनल देख रहे दर्शकों को पसंद आया होगा। मुझे लगता है कि उनकी प्रतिक्रिया, उनका कमेंट, उनका शेयर हमारे लिए फायदेमंद होगा। मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम जोहार। जोहार, नमस्ते।